Hello everyone. So today I will be teaching you the fifth chapter of childhood and growing up. This is the part of BA and BSc BEd first year syllabus. So it would be a very short video lecture so that you can understand the topic and you will be able to frame the answers in your examinations. So let's begin Okay, with so it. first of all, let's see what is intelligence. So intelligence is the ability to learn and use the learning. आप किस तरीके से लर्न कर रहे हैं और आगे आप किस तरीके से उस लर्निंग को आप अपने काम में ले रहे हैं. इट इज़ द कैपेसिटी टू एडजस्ट एंड अडाप्ट टू न्यू सिचुएशंस. कैसे आप नई सिचुएशंस में अपने आप को आप अडाप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एडजस्ट कर रहे हैं आप खुद को, वही होता है इंटेलिजेंस. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है इंटेलिजेंस. लेट्स सी. सो द फर्स्ट वन इज सोशल इंटेलिजेंस. सो सोशल से आप क्या समझते हो? सोशल इज़ दी सराउंडिंग्स, और आसपास की चीज़ों से आप क्या सीख रहे हो, वही होता है सोशल. सो इट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस विद पीपल एंड सक्सेस एंड फेलियर. से जो भी आप अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हो, ठीक है, और आपने क्या गेन करा, क्या लूज़ करा, सक्सेस और फेलियर्स आपके कैसे रहते हैं, वही हमको सोशल इंटेलिजेंस में सीखना रहता है. राइट. नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस. सो emotional intelligence, it is the ability to identify and perceive various types of emotions in others through फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज या फिर टोन ऑफ द वॉइस. मतलब कि आप इंसान को देखकर आपको पता लगाना है कि उसका कैसा इमोशन है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है. सो ये सारी चीज़ें आती है इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि आप कैसे किसी इंसान को आप उसका फेस रीड करके किस तरीके से आप उसे पहचान सकते हो. राइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव spiritual intelligence. So spiritual intelligence, it is to behave with compassion and wisdom while maintaining inner and outer peace regardless of the circumstances. मतलब कि सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बट आपको एक परसिस्टेंट जो रहता है, इनर और आउटर पीस मेंटेन करके रहना चाहिए. मतलब कि आप स्टेबल रहने चाहिए बिल्कुल. आपकी विजडम, आपका कंपैशन बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, जैसा कि वो हर सिचुएशन में रहता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द spiritual intelligence. Now moving further, we have some theories of intelligence. Let's see them. So Gardner's theory of multiple intelligence. So in this theory, he studied various people. मतलब उन्होंने एडल्ट को स्टडी करा, चाइल्ड को स्टडी करा, चिल्ड्रन को स्टडी करा, ठीक है, और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं एंड जो डिसेबल्ड वंस होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उन सबको इन्होंने स्टडी करा. और उन्होंने एक मतलब एक अपना व्यू दिया कि सबके पास कुछ स्पेसिफिक और यूनिक ब्लेंड ऑफ क्वालिटीज़ होती है, सबकी अपनी अपनी एक अलग इंटेलिजेंस पावर होती है. राइट. सो ही गेव दिस थ्योरी, एन इंडिविजुअल कैन डेवलप द वीक पॉइंट थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस. और जो इंसान खुद की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहता है, वो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से अपनी क्वालिटीज़ एनहांस कर सकता है. तो ये थी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. अब इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं ये जानने के लिए कि किसी पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल कितना है. तो ये टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट और एक होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट. तो इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ वन पर्सन एट अ टाइम होता है, एक बार में एक ही पर्सन कर सकता है. एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और क्योंकि आप एक ही पर्सन को पूरा टाइम डिनोट कर रहे हो, तो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव. और ये मेजरली क्लिनिक्स में करा जाता है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह इनको करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में. राइट. अब इसके अंदर कुछ बेस्ट नोन टेस्ट है, जैसे कि बिनेट सैमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल एंड वेचलर्स टेस्ट. So these are some famous names of the test. You can see them. Right. एंड इसके डिसएडवांटेज बस यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड इसके अंदर बहुत ही हाईली ट्रेंड एग्जामिनर चाहिए होता है, एंड इट इज़ अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव दैन दी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट. इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि एग्जामिनर पूरा अटेंशन देता है क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है, तो और अच्छे से एग्जामिन वगैरह कर लेता है, कोई रश नहीं रहता है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट. तो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं और उनका टेस्ट कंडक्ट होता है. इसके अंदर एक टेस्ट का नेम है जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टेस्ट, स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं.
and it can be administered to very large numbers and it हैज़ सिंप्लीफाइड एग्जामिनर रूल। तो ये बहुत आसानी से कंडक्ट हो जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ इतना टिपिकल नहीं होता है, राइट। और ये क्योंकि लार्ज नंबर पे होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे एक साथ कंडक्ट कराया जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है, ना ही कॉस्टली होता है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर वी हैव क्रिएटिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। इट इज़ द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज़ इनटू रियलिटी। मतलब कि न्यू आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना। आप कैसा सोच रहे हो, खुद आप जैसा सोच रहे हो वैसा आप दूसरे को कैसे दिखाना चाहते हो, उसको कैसे प्रेजेंट करते हो आप, वही होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। एंड एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो क्या रिलेशनशिप है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का, कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा क्रिएटिव हो, बट जो क्रिएटिव पीपल होते हैं दे आर मोस्टली इंटेलिजेंट। So it is a fact that highly creative people are highly intelligent, but highly intelligent people are not always creative. So this is a fact, right? So this is the relationship between creativity and intelligence. Clear? Now measurement of creativity. आप creativity को कैसे measure करोगे, ठीक है। तो द एक्सटेंट ऑफ अ पर्सनस क्रिएटिविटी इज़ बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच एग्जिबिट्स हिज थॉट्स एक्शंस एंड फीलिंग्स। तो किस तरीके से वो आपको प्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखोगे कि वो किस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा है चीज़। अगर वो आपको समझ आ रही है मीन्स हिज क्रिएटिविटी लेवल इज़ नाइस, राइट। So there are some kind of tests for this. First is Guilford's test of divergent thinking. So इसके अंदर हम उनकी ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें हम उनके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल को हम कुछ वर्ड्स बताते हैं, जैसे 3 वर्ड्स बता दिए, मून, चीज़, ग्रास। अब इसके आगे का ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि इससे मैच नहीं करता, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ना हो इस एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। एंड फिर जो आंसर आएंगे उन स्कोर्स को हम मैच करेंगे एंड ऐसे हम उस पर्सन की इंटेलिजेंस को या क्रिएटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोरान्स टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सो दिस टेस्ट वॉज टोल्ड बाय टोरान्स and he is known as the father of creativity research, and this test is divided into 2 parts। अब इसको 2 parts में divide किया गया है। First is verbal test and second is figural test। So guys, I am only telling you the basics, बाकी you can read from this text, clear। Next test is Passey's test of creativity। अब इसके अंदर कुछ questionnaire kind of दिया जाता है and then the person has to respond to it in Hindi, either Hindi or in English, राइट। सो अब इसके अंदर कुछ 6 क्रिएटिव टेस्ट होते हैं इसके अंदर, जैसे कि सीइंग प्रॉब्लम्स टेस्ट, अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, टेस्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, स्क्वायर पजल टेस्ट एंड लास्ट इज ब्लॉक्स टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं इसके अंदर क्रिएटिविटी मेजर करने के लिए। नाउ व्हाट आर द वेज ऑफ एनहांसिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। आप कैसे स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी को आप सबसे पहले तो ये जानना ही इनफ नहीं होता कि बच्चे में टैलेंट है, बट उस टैलेंट को पहचान कर उसको और नरिश करवाना इज़ द वे टू क्रिएट और एनहांस दी क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स, ठीक है। उसको राइट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, जिससे कि उसका टैलेंट और भी ज़्यादा नरिश हो और भी ज़्यादा अच्छा बने। तो कुछ वेज यहाँ पर दी गई है। सो फर्स्ट वन इज़ गिविंग फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड। मतलब कि हर बच्चे को फ्रीडम होना चाहिए, जिस तरीके से जैसा भी वो बोलना चाहे उस तरीके से उसको बोलना चाहिए, उसको बोलने दिया जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई ईगो, encouragement to originality and flexibility, removal of hesitation and fear in the minds of individuals। so basically सारे के सारे fear, डर उनमें से निकाल देना, hesitation वगैरह को बिल्कुल ख़त्म कर देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ों का होना, ठीक है। स्पेशल टेक्निक्स टू बी यूज इन द क्लासरूम। सो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी एनहांस कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप। So what is leadership? So it is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more coherent। मतलब कि एक ऐसा वे है जिससे कि हम दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करें। जैसे कि लीडर्स एक दूसरे, मतलब लीडर्स कैसे अपने सब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वही होता है लीडरशिप।
Definitions of leaderships are given here. Leadership is the ability to awaken in other the desire to follow common objective. It is the ability to shape the attitudes and behaviors of others, whether in informal or formal situation. आप कैसे किसी person को shape करते हो, that is what is leadership. Now moving further, let's see the leadership styles. अब leadership styles भी होती है अलग अलग, जैसे कि autocratic style, democratic style, laissez-faire, bureaucratic and motivational. तो autocratic के अंदर क्या होता है? It is very much strict and it keeps close control. In democratic, leader shares the decision making power with a group of people. Democratic के अंदर क्या होता है? एक group of people के साथ में leader अपनी power share करता है. Next is laissez-faire. Now leaders give their team members a lot of freedom in how to do their work. मतलब किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से laws बनाना है, इनकी पूरी freedom होती है. नेक्स्ट इज़ ब्यूरोक्रेटिक. ये बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है लीडरशिप, ठीक है, एंड इसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि हम बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस्ड ही हम लीडरशिप करें. देन नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन. अ लीडर इम्प्लीमेंट्स स्ट्रैटेजी फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फॉलो देम. तो इसके अंदर एक पूरी स्ट्रैटेजी, एक पूरा प्लान बनाया जाता है जिसको लीडर बताता है एंड फिर उनके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं. तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप. इज सोशलाइजेशन. सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट टू अ ग्रुप एंड बिहेव इन अ मैनर अप्रूव्ड बाय द ग्रुप. तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल सीखता है अपने ग्रुप के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना और उसी हिसाब से बिहेव करना जो अप्रूव किया गया है उस ग्रुप के द्वारा. ना अकॉर्डिंग टू like see there are many definitions given, you can learn any one of them. So a process of learning to live and work together is called socialization. है कि ऐसा process जिसमें हम कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं वो सीखना ही socialization होता है. Now what is the process of socialization? So it is said that the working process starts long before the child is born. मतलब कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही पहले स्टार्ट हो जाता है. जब एक चाइल्ड जो है उसका बर्थ होता है उसके भी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है. उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होता है, सोशल सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं, राइट, एंड उसकी प्री नेटल केयर कैसी होती है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है उसका बैकग्राउंड, उसका सोशलाइजेशन, ठीक है. ये सारी चीज़ें तो होती है एक इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन. बट जो उसका डायरेक्ट सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट होता है जब उसका बर्थ होता है. हम उसको कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका कैसे एनवायरनमेंट होता है, ये सारी चीज़ें से हम उसकी डायरेक्ट सोशलाइजेशन करते हैं. सो इसीलिए कहा जाता है जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट. मूविंग फर्दर, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुप डायनामिक्स. सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. सो अ ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज सेवरल इंडिविजुअल्स who come together to accomplish a particular task और goal. So बहुत सारे लोग एक common goal को achieve करने के लिए जब साथ में आते हैं तब हम उसे कहते हैं ग्रुप. और ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है? एक ही सिस्टम होता है ऑफ बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन अ सोशल ग्रुप, कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसा उनमें आपस के अंदर उनके कैसे रिलेशंस है, ये सारी चीज़ें होती है ग्रुप डायनामिक्स में. नाउ अब ग्रुप डायनामिक्स की जो थ्योरी थी वो कुर्ट लेविन ने दी थी. सो दिस टर्म ग्रुप डायनामिक्स वाज कॉइन्ड बाय लेविन, राइट. एंड उन्होंने क्या बोला इसके अंदर, दैट ही डिस्क्राइब दैट दिस नोशन एज द वे दैट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स एक्ट एंड रिएक्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. मतलब कि लोग अपने चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली कैसे एक दूसरे को अब चेंज करते हैं, वही होता है ग्रुप डायनामिक्स. नाउ वन फॉर्मूला इज ऑल्सो गिवन, यू कैन रीड दिस from here. Okay, moving further, our next topic is social prejudice. तो सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है? So it comes from a Latin word pri, which means in advance, and judicium means judgment. तो मतलब कि प्री जजमेंट, जब आप किसी पर्सन का उसका बैकग्राउंड जाने बिना उसको देखते ही फर्स्ट टाइम में आप जो प्री जजमेंट कर लेते हो वही होता है सोशल prejudice. It is refers to an attitude and belief that one group of people is some way inferior to other. मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आपसे किसी ना किसी तरह तो जब किसी को पहले से जज कर रहे हैं, इट इज़ ऑफन बॉर्न ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड फॉर्म्स द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और ये स्टीरियोटाइप्स वगैरह से बना होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस होने लग जाते हैं. अब जैसे कि यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रीजुडाइसेस दिया हुआ है, देखो, जेंडर प्रीजुडाइस, रेशियल, एज,
sexual orientation, disability, and class prejudice. So these are some of the मतलब कि जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी के अंदर चले आ रहे हैं, ये सारे कुछ सोशल प्रिजुडिसेस है. नाउ वेज टू एलिमिनेट, अब इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? तो पर्सपेक्टिव टेकिंग, एटीट्यूड रिकंडीशनिंग, थॉट अवेयरनेस, सप्रेशन, प्रोसेस रिकंडीशनिंग, इन सारी चीज़ों से हमने थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला के, राइट. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ. सो सबसे पहले मेंटल हेल्थ होता क्या है? सो इट मीन्स एबिलिटी टू बैलेंस फीलिंग्स, डिज़ायर, एम्बिशंस एंड आइडल्स टू वन डेली लाइफ. उन सबको एक साथ मैनेज करना ही होता है मेंटल हेल्थ. इट मीन्स एबिलिटी टू फेस एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ. जो आपकी लाइफ की रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना और उसको फेस करना ही मेंटल हेल्थ होता है. अब मेंटल हेल्थ और हाइजीन में क्या डिफरेंस होता है? मेंटल हाइजीन इट एम्स टू डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. और मेंटल हेल्थ जो होता है इट एम्स फॉर द पर्सनालिटी एंड अचीविंग द कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ. कैसे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो और आप कैसे अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर रहे हैं, राइट. अब इसके भी इंडियन कंसेप्ट अलग होता है, वेस्टर्न कंसेप्ट अलग होता है. जैसे कि वेदास, उपनिषद्स, इन सब के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन हैं. वेस्टर्न कंसेप्ट्स के अंदर यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि कैसे हमें पता चलेगा कि मेंटली वो इंडिविजुअल बिल्कुल फिट है. तो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, जैसे द एबिलिटी टू लव, एडुकेंसी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एफिशिएंसी इन मीटिंग सिचुएशन रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर ये सारी चीज़ें वो कर पा रहे हैं अच्छे से तो मीन्स ही इज़ मेंटली फिट, उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी है. अब क्या इम्पोर्टेंस होती है मेंटल हेल्थ की? सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, इट प्रिवेंट्स मेंटल इलनेस, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. सो ये सारी चीज़ें. नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर वी हैव कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड. अब जो चिल्ड्रन के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स होती है हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे. तो चाइल्ड के अंदर जो होती है ना प्रॉब्लम वो बहुत ही मल्टी फैक्टरल होती है. एंड चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज डिस्प्ले देयर रिएक्शंस, वो हमेशा डिस्प्ले नहीं करते हैं. तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग लेट डिस्प्ले कर रहे हैं. तो इसीलिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई है जो कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के अंदर हमें मिलती है. सबसे पहली जो है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. अब इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पाते, दे कुड नॉट कंसंट्रेट. They have a disorder of attention in which children get easily distracted and they cannot sustain attention on one point for long time. वो एक काम में अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते, उनका दिमाग इधर उधर घूमता ही रहता है. They are often hyperactive, that is they are always moving and trying to manipulate things. हमेशा वो कभी भी एक जगह पे नहीं बैठ पाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं. यहाँ पर जैसे बिल्कुल आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर ड्रिवन बाय मोटर. एंड ये जो प्रॉब्लम है ADHD की ये बॉयज़ में ज़्यादा पाई जाती है गर्ल्स के मुकाबले, क्योंकि बॉयज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उछल कूद करना एंड ये सब. सो बॉयज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिप्रेशन. सो डिप्रेशन एक ही मूड डिसऑर्डर है. यू में फील लो डाउन होपलेस, ठीक है, आपको पूरे टाइम नम फील होता होगा, यू फील इरिटेबल एंग्री. सो ये सारी जो है ये डिप्रेशन के हमको दिखने लग जाते हैं अगर जब किसी को डिप्रेशन होता है तो, ठीक है. हमेशा ब्लू वाली फीलिंग आना, मतलब सैड रहना, ये सारी चीज़ें होती है डिप्रेशन के अंदर, ठीक है. ये जेनेटिक भी हो सकता है, किसी को हम चीज़ों को हम भूल नहीं पा रहे हैं उससे भी हो सकता है. डिप्रेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है. नेक्स्ट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी. इट रेफर्स टू अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब भी बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों के अंदर जब किसी को प्रॉब्लम आने लग जाती है तो उनको हो जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी. वो ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं, उनकी पुअर मोटर कंडीशंस होती है, दे फेल टू अंडरस्टैंड और फॉलो डायरेक्शंस, दे मिसजस्ट रिलेशंस, ठीक है. उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती है स्पीकिंग में, रीडिंग में, कलरिंग वगैरह सब चीज़ों के अंदर एक्टिविटीज़ में उनको प्रॉब्लम्स होने लगती है. नेक्स्ट इज़ डीलिंग विथ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड. अब किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है तो अब आप उसको कैसे फेस करोगे? सो कुछ इसके लिए यहाँ पर आपको टिप्स दे रखी है. यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव साइड. हमेशा पॉजिटिव साइड देखो. ऐसा तो है नहीं कि बच्चे में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा, बट देयर आर ऑल्सो सम पॉजिटिव साइड्स और आपको वो पॉजिटिव साइड ढूंढनी होती है. Provide them better environment, encourage them for creativity, avoid calling them as hyper troublemaker. मतलब कि
ऐसे बोलते हैं ना, अरे बच्चा तो हमेशा ऐसे ही करता है, ऐसे करता है, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनको बहुत ही अच्छे से प्यार से ट्रीट करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल काम होना चाहिए, उनका होम का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उनको सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाहिए, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, राइट. So this was all about this chapter. I have taught you in a very very short way. Now आपको इनके basics पता होना चाहिए, बाकी you will write on your own, right. I hope this video helped you. Thank you for watching.